morning, students. As revising chapter 2, the terms, concept, and their use in sociology. In our previous class, we have discussed about the social control, its characteristics, why we need it, and the means and the agencies of social control. And today we will discuss about the custom and laws. Now, what is custom? Custom है बच्चों रिवाज कह सकते हैं हम या फिर रिचुअल्स, है ना. कस्टम एंड लॉ इज अ लेजिटिमेट अथॉरिटी, है ना. Custom, law and fashion play an important role in bringing about social control. Custom, law and fashion एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस चीज के लिए? सोशल कंट्रोल के लिए, सोशल कंट्रोल लाने में, है ना. इनका बहुत बड़ा कह सकते हैं हाथ होता है सोशल कंट्रोल के लिए. आउट ऑफ देम कस्टम इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग सोशल बिहेवियर एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन सोसाइटी कैन नॉट बी मिनिमाइज्ड. कस्टम, लॉ एंड फैशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोशल कंट्रोल में, बट इनमें से भी जो कस्टम है, जो हमारे रिचुअल्स हैं, रिवाज हैं, वो एक लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. हम इसकी जो सिग्निफिकेंस है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसको मिनिमाइज नहीं कर सकते, कम नहीं आ सकते, ठीक है ना. दे आर वेरी पावरफुल एंड रेगुलेट सोशल लाइफ. जो ये हमारे कह सकते हैं कि कस्टम होते हैं, ये बहुत ही पावरफुल होते हैं, हमारी रेगुलर लाइफ से जुड़े हुए होते हैं, हमारी रेगुलर लाइफ को रेगुलेट करते हैं, है ना. जैसे कि आप कह सकते हैं कि विश करना, जब कोई किसी कहीं पे क्या होता है, जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारे यहाँ तो नमस्ते करते हैं, है ना. कुछ लोग शेक हैंड करते हैं, है ना. या फिर जब हम अपने बड़ों से मिलते हैं तो उनके फीट टच करते हैं. तो ये रिवाज होते हैं जो कि जिनको हम मतलब अपनी रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं और जो हमारे रेगुलर बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं, ठीक है ना. They are essential to the life of society and are very dominant, especially among illiterate people. ये जो है सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, डोमिनेंट होते हैं. और कहाँ पे? ज़्यादातर स्पेशली जो इलिटरेट पीपल होते हैं, या कि कह सकते हैं कि रूरल सोसाइटी होते हैं, वहाँ जो लोगों के बिहेवियर होते हैं वो सोसाइटी में रिवाजों से या फिर कस्टम से ही रेगुलेट होते हैं, है ना. जैसे कि आप कह सकते हैं, जैसे कुछ फैमिली, हिंदू फैमिलीज में होता है ना, सैटरडे और ट्यूसडे को नॉनवेज नहीं खाना है ना. तो ये होते हैं, ये रिवाज होते हैं जो कि कहते हैं कि वो फॉलो करते हैं, है ना. दे प्रिजर्व अवर कल्चर एंड ट्रांसमिट इट टू द सक्सीडिंग जनरेशन. ये हमारी कल्चर को प्रिजर्व करते हैं, है ना, और ट्रांसमिट करते हैं जनरेशन टू जनरेशन. ये रिवाज जितने भी कस्टम होते हैं, ये जनरेशन टू जनरेशन हमारी जो यंग वंस हैं उनको ट्रांसमिट होते रहते हैं. कैसे पता चलता है? ये चलेगा वरना हमें कि हमारे यहाँ क्या रिचुअल्स फॉलो होती हैं, है ना, क्या चीज़ों को माना जाता है और क्या चीज़ें प्रोहिबिटेड है ना. तो ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होते हैं, है ना. दे ब्रिंग पीपल टुगेदर एंड डेवलप सोशल रिलेशंस अमंग देम. ये लोगों को एक साथ लाते हैं और उनमें सोशल रिलेशनशिप की जो फीलिंग होती है उसको कह सकते हैं कि पैदा करते हैं उनके अंदर. सोशल रिलेशनशिप मजबूत बनाते हैं ये. अगर आप सोशल रिलेशनशिप किससे ज़्यादा स्ट्रांग होती है? जो हमारा सोशल बिहेवियर है, जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेड है, वो एक दूसरे के साथ करते हैं, तो इससे जो सोशल रिलेशनशिप है वो कैसी होती है? स्ट्रांग होती है ना. अगर हम किसी से मिलेंगे और उसको विश नहीं करेंगे और उसके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करेंगे तो क्या वो हमसे दोबारा मिलना चाहेगा? नहीं चाहेगा ना. लेकिन अगर हम किसी से अच्छे से मिलेंगे, उसको देख कर विश करेंगे, उसके साथ अच्छे से बिहेवियर करेंगे, तो वो हमसे मिलना चाहेगा दोबारा, है ना. तो फिर क्या होगा? इससे सोशल रिलेशनशिप डेवलप होगी, है ना. अकॉर्डिंग टू बुगार्ड्स, custom and traditions are group accepted techniques of control that having become well established, that are taken for granted and that are passed along from generation to generation. तो बुगार्ड्स ने डिफाइन करते हुए कस्टम को कहा है कि कस्टम एक ऐसे
ट्रेडिशन है जो कि ग्रुप यानी कि सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेड ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि सोशल कंट्रोल में के लिए यूज की जाती हैं, लोगों के बिहेवियर इससे कंट्रोल किए जाते हैं, है ना, और ये जनरेशन टू जनरेशन पास होती है ना। तो क्या है कस्टम? कस्टम एक ऐसा बिहेवियर, ऐसे ग्रुप एक्सेप्टिंग बिहेवियर है जो सोसाइटी में सोशल कंट्रोल लाते हैं और जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं, है ना, यानी कि ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कस्टम। First is custom is a social phenomena. It is a social phenomena, not individual. सोसाइटी के द्वारा अप्रूव्ड है ये, है ना, एक इंडिविजुअल ही नहीं मानता है इसको, सोसाइटी पूरी मानती है। कस्टम इज सेकंड इज कस्टम इज सोशली रिकॉग्नाइज्ड। सोशली रिकॉग्नाइज्ड है, हर कोई इसको पहचानता है, हर कोई जब इसको फॉलो करता है ना। नेक्स्ट इज कस्टम इज नॉर्मेटिव, यानी कस्टम हमारी नॉर्म्स से जुड़ा हुआ है, वैल्यू से जुड़ा है। कस्टम के साथ कुछ नॉर्म्स जुड़ी हुई होती हैं, है ना, वैल्यूज जुड़ी हुई होती हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। फोर्थ इज कस्टम हैज ग्रेट सोशल सिग्निफिकेंस। कस्टम हैज अ ग्रेट सोशल सिग्निफिकेंस, महत्वपूर्ण एक स्थान अपना रखते हैं कहाँ पे? सोसाइटी के अंदर, क्योंकि ये हमारे जो कह सकते हैं कि डेली लाइफ है उसको रेगुलेट करते हैं, जो हमारा बिहेवियर है उसको कंट्रोल करते हैं। तो सोसाइटी के द्वारा अप्रूव्ड हैं और सोसाइटी इसको क्या कहती है कि दीज आर एसेंशियल फॉर द सोसाइटी, है ना, सोशल कंट्रोल के लिए जरूरी है, तो ये फॉलो करने भी जरूरी है ना। नेक्स्ट इज कस्टम मेंटेन सोशल ऑर्डर। कस्टम इज कह सकते हैं कि मीन्स ऑफ इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल, है ना, ये कुछ ऐसे बिहेवियर्स हैं जो सोसाइटी के द्वारा अप्रूव्ड हैं और लोगों को अकॉर्डिंगली चलना होता है, जिससे कि जो सोसाइटी में कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता है, सोसाइटी जो स्मूथनेस है वो मेंटेन रहती है ना। नेक्स्ट इज कस्टम इज इनहेरिटेड, यानी कि ट्रांसमिट होता है जनरेशन टू जनरेशन, है ना, इनहेरिटेड है, ट्रांसमिट होता है हमारे। नेक्स्ट इज कस्टम इज इनहेरिटेड, मीन्स कस्टम हमें हमारे जो कह सकते हैं हमारे जो बड़े हैं उनसे हमें कह सकते हैं कि विरासत में मिला है, या फिर हम अपने यंग वंस को इसको देते हैं, उनको सिखाते हैं। इट इज अ लर्निंग बिहेवियर, है ना, जो हमें सिखाया जाता है उसके अकॉर्डिंगली फिर हम बिहेव करते हैं, है ना, और जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कस्टम हैज एन एक्सटर्नल सैंक्शन। एक्सटर्नल सैंक्शन है, ये बाहरी रूप से इसको हम देख सकते हैं, शो होता है, एक्सटर्नल सैंक्शन है, देखते हैं लोगों को फॉलो करते हुए कस्टम्स, है ना, जैसे कि मंदिर में जाते हुए बाहर जूते उतार के जाते हैं, या फिर किसी घर में होता है कि शूज अंदर पहन के नहीं आना, बाहर ही उतारना है ना, लोगों से मिलकर उनको विश करना, ठीक है। कुछ इस तरीके की फास्टिंग वगैरह भी होते हैं जो लोग करते हैं, फॉलो करते हैं। तो दीज आर द सैंक्शन जिनको हम बाहर से देख सकते हैं। तो इट इज अ कस्टम हैज एन एक्सटर्नल सैंक्शन, ओके। नाउ लॉ इन प्रिमिटिव सोसाइटी द नॉर्म्स एंड कस्टम्स वर सफिशिएंट टू कंट्रोल इंडिविजुअल बिहेवियर। इन प्रिमिटिव सोसाइटी या फिर कह सकते हैं इन सिंपल सोसाइटीज, है ना, कस्टम एंड नॉर्म्स आर वर सफिशिएंट। कस्टम्स और नॉर्म्स ही केवल सफिशिएंट थे किस चीज के लिए? किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि कह सकते हैं सोसाइटी में जो कंट्रोल सिस्टम था उसको बनाए रखने के लिए नॉर्म्स और कस्टम्स ही सफिशिएंट थे, है ना। Since there was an almost unquestioned compliance with them, और इनको लेकर कोई ऐसा वो इशू नहीं था कि लोग इनको नहीं मान रहे हैं, है ना, या फिर नहीं कर रहे हैं, या फिर इनको एक क्वेश्चनेबल उससे हम देखें कि ये वर्क नहीं कर रहे हैं कस्टम और
कह सकते हैं नॉर्म्स, वो अच्छे तरीके से अपना वर्क करते थे प्रीमिटिव सोसाइटी में। बट जैसे जैसे सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती गई, सोसाइटी में चेंजेस आते गए, है ना, उसके अकॉर्डिंगली। बट इन मॉडर्न civilized society, custom tends to lose their hold, with the result that laws are enacted by the state to control the individual. In modern society, या फिर कह सकते हैं सिविलाइज सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी या कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में जो कस्टम थे उन्होंने अपना होल्ड, उनका होल्ड जो था वो कम हो गया, है ना। लोग, पॉपुलेशन बढ़ गई, है ना, हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चरल चेंज हो गया सोसाइटी के अंदर, कल्चरल चेंज हुआ सोसाइटी के अंदर, तो उसकी वजह से इतने सारे इम्पैक्ट जो अदर कल्चर के हमारी कल्चर पे पड़े, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो वो चेंज हो गई, और उसकी वजह से जो हमारे कस्टम थे उनका जो होल्ड था इंडिविजुअल पे वो धीरे धीरे कम होने लगा। तो इसकी वजह से कौन एक्ट में आ गए? जो लॉ है, क्योंकि लॉ हैज़ ए लेजिटिमेट अथॉरिटी, लॉ के पास स्टेट की अथॉरिटी है, और उसने फिर क्या शुरू किया, लोगों के जो बिहेवियर उस पर कंट्रोल करने के लिए लॉ हम कह सकते हैं कि को लाया गया, बनाया गया। सोमर स्टेटेड दैट लॉज आर एक्चुअली कोडिफाइड कस्टम एंड मोर्स। हम कह सकते हैं कि लॉज एक कोडिफाइड कस्टम और मोर्स हैं, जो कि जिनके साथ पनिशमेंट जुड़ा हुआ है ना, जिनके साथ कह सकते हैं कि ये ज़रूरी है लोगों के लिए, है ना, इनके साथ कंपल्शन जुड़ी हुई है ना, कि ये आपको करना ही है, इसको उसके साथ कोई अदर ऑप्शन नहीं है कि आप इससे बच सकते हो, है ना। So now the definition of law according to McIver and Page, law is the body of rules which are recognized, interpreted and applied to a particular situation by the courts of the state. तो क्या कह रहे हैं McIver and Page की law is the body of rules, written rules है ना, written form में है, एक ऐसा अरेंजमेंट है रूल्स का विच आर रिकॉग्नाइज्ड, जो पहचानी जाती है और जिनको लोग पहचानते हैं, है ना, एक ऐसी बॉडी है रूल्स की जिसको लोग पहचानते हैं और जो कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में लागू की जाती है कोर्ट या फिर स्टेट के द्वारा, है ना। जैसे कि अब लॉकडाउन की सिचुएशन जैसे चल रही थी, उसमें घर से बाहर निकलने के लिए मना किया हुआ था, लेकिन जो लोग बाहर निकल रहे थे उनको पनिश किया जा रहा था, है ना। तो स्टेट और कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया था कि नॉट अलाउड, है ना, टू गो आउट, बट जो बाहर आ रहे थे उनको फिर पनिशमेंट दिया जा रहा था, जो फॉलो नहीं कर रहे थे इस रूल को, है ना। तो कह सकते हैं कि लॉ के साथ स्टेट अथॉरिटी जुड़ी हुई होती है, लेजिटिमेट पावर जुड़ी हुई होती है, ठीक है ना। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉ, laws are the general condition of human activity prescribed by the state for its members। तो एक जनरल कंडीशन है जो कि ह्यूमन बीइंग को, या फिर कह सकते हैं कि जो इंडिविजुअल को फॉलो करनी पड़ती है, जो कि ह्यूमन के लिए प्रिस्क्राइब्ड की गई है, किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा, है ना, अपने मेंबर्स के लिए बताए गए हैं कि आपको ये लॉ फॉलो करने। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो नो ड्रिंक एंड ड्राइव है ना, so it is prescribed by the state for its member, है ना। It is a product of conscious and through planning and a deliberate formulation. It is a conscious act, है ना, जो कि किसके द्वारा किया जाता है, प्लानिंग के द्वारा किया जाता है और लोगों पर कह सकते हैं कि अप्लाई किया जाता है, ऐसे ही नहीं कि उठाया और कुछ भी कर दिया, है ना। इट इज अ कॉन्शियस और प्लानिंग एक्ट लॉ, है ना। नाउ लॉ इज डेफिनेट, क्लियर एंड प्रिसाइज। लॉ इज डेफिनेट, है ना, और हम कह सकते हैं एक रिटर्न फॉर्म में है, आपको पता है कि इस कंडीशन से ये लॉ जुड़े हुए हैं, इस कंडीशन के साथ ये लॉ जुड़े हुए हैं, क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। दे आर इक्वल टू ऑल विदाउट एक्सपेक्टेशन इन आइडेंटिकल सर्कमस्टेंसेस, और इक्वल सर्कमस्टेंसेस में इक्वल हैं सब लोगों के लिए, विदाउट एक्सपेक्टेशन। आपके लिए कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुई है, सेम लॉ सभी के लिए है,
उस कंडीशन से जुड़ा हुआ सेम लॉ सभी के लिए सेम है, विदाउट एक्सपेक्टेशन वो आपके लिए वर्क करेगा, है ना। Now the violation of law is followed by penalties determined by the authorities of the state। और अगर किसी ने इसको तोड़ा, लॉ जो होते हैं उनका उल्लंघन किसी ने किया तो उसके साथ कुछ पेनल्टीज जो कि स्टेट ने डिटरमाइन की हैं वो उसको पूरी करनी पड़ती है। कुछ पेनल्टीज हैं जो लगी हुई हैं, पनिशमेंट हैं जो कि जुड़े हुए हैं लॉ के साथ, फिर वो उनको दिए जाते हैं जो कि लॉ का पालन नहीं करते हैं, जो उल्लंघन करते हैं। जैसे कि आपने हेलमेट लगा के नहीं गए हैं तो आपको जो आपका चालान कटेगा, या फिर आप ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़े गए हैं तो फिर आपका चालान कटेगा, है ना, आपको पनिशमेंट मिलेगा, आपके पेनल्टीज लगेंगी। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉ, है ना। नाउ द फैक्टर ऑफ सोशल चेंज, कि क्यों सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं। देयर आर नंबर्स ऑफ फैक्टर्स दैट ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज, सो मैनी फैक्टर्स, है ना, जो कि सोसाइटी में चेंज लाते हैं। कौन कौन से यहाँ पे शो किए हुए हैं फैक्टर्स? नेचुरल एंड मैन मेड। फर्स्टली मैन मेड, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजी। मैन मेड जो कह सकते हैं कि चेंजेस होते हैं वो जुड़े हुए किससे होते हैं? इकोनॉमिक से, कल्चरली और टेक्नोलॉजी। और इकोनॉमिक चेंजेस के बारे में तो जो मार्क्स है उन्होंने तो बिल्कुल ही ये कहा है कि जितने भी सोसाइटी में चेंजेस होते हैं वो सारे किसकी वजह से होते हैं? इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से ही सोसाइटी में बड़े बड़े चेंजेस आते हैं, है ना। जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैपिटलिज्म उन्होंने कहा था कि उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस, तो जितने भी सोसाइटी में चेंज आते हैं वो इकोनॉमिक होते हैं अकॉर्डिंग टू मार्क्स। बट जो इकोनॉमिक चेंजेस होते हैं वो अल्टीमेट नहीं होते, मतलब सभी का वो नहीं होते, लेकिन हाँ बहुत सारे कारण, बहुत सारे चेंजेस के पीछे जो कॉज होता है वो इकोनॉमिक होता है ना। लोगों की जब सोशल कंडीशन चेंज होती है इकोनॉमिकली, अगर वो रिच से पुअर हो जाए या पुअर से रिच हो जाए तो उनका सोशल स्टेटस चेंज हो जाता है सोसाइटी में, है ना। नाउ कल्चरल चेंज, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी अदर सोसाइटीज के साथ मर्ज हुई, जैसे कि ब्रिटिश रूल आया इंडिया में, तो वहां से जो हमारी कल्चर जो थी उसमें चेंज आए, है ना। जैसे जैसे हम वेस्टर्न कल्चर के टच में आए तो हमारी कल्चर में चेंजेस आए, है ना। हमने वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किया तो ये कल्चर चेंज थी, है ना। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी में तो आप ये तो कह सकते हैं कि ऐसी है जिसको हम देख सकते हैं आंखों से, बिल्कुल, है ना। जैसे कि पहले मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, अब मोबाइल फोन है, मशीन से सारे काम होते हैं, कंप्यूटराइज सारे काम होने लगे हैं, है ना। तो कितना चेंज आ गया। कहाँ एक ऐसा टाइम था जहाँ पे कह सकते हैं कि व्हील का इन्वेंशन हुआ था, और कहाँ आज हम मतलब हमारी जो कार हैं वो एकदम सरपट दौड़ती हैं, है ना। और कहाँ एक टाइम ऐसा था कि जो अर्ली मैन थे उन्होंने व्हील का इन्वेंशन किया ही था, है ना। तो जैसे कहाँ से कहाँ तक सोसाइटी कितनी चेंज हो गई है ना। तो ये तो सारे जो हैं मैन मेड कॉजेज हैं, फैक्टर हैं सोसाइटी के पीछे, जो जिसके वजह से सोसाइटी चेंज हुई है। टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन मैन ने किया है, इकोनॉमिक जो है वो मैन से, जो मैं कह सकते हैं कि इंडिविजुअल से जुड़ी हुई है, ह्यूमन बीइंग से जुड़ी हुई है। कल्चर जो है वो ह्यूमन बीइंग से जुड़ी हुई है ना। एंड दीज आर द इकोलॉजिकल, दीज आर द नेचुरल चेंजेस। फर्स्ट इज इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल। ये कह सकते हैं कि ये मैन के हैंड में ही नहीं है ना, ये नेचुरल है, ये चेंजेस नेचुरल होते हैं, ठीक है। इकोलॉजिकल फैक्टर्स, मैन हैज स्टेप्ड इनटू स्पेस बट हिज कंट्रोल ओवर जियोग्राफिकल फिनोमिनन इज नेगोशिएबल। कह सकते हैं कि हम कि जो ह्यूमन बीइंग है वो चांद पे पहुंच गया है या फिर स्पेस में पहुंच गया है, लेकिन जो जियोग्राफिकल फिनोमिना है उस पे अभी हम कह सकते हैं कि उसका पूरा कंट्रोल नहीं है, नेगोशिएबल है ना।
जो कह सकते हैं कि प्रकृति को बिल्कुल अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता। नेचर एज इट इफ टू प्रूव इट्स माइट हैज मैनी अ टाइम शोन इट्स डिवास्टेटिंग पावर। और ये कह सकते हैं कि जो नेचर है उसने अपनी पावर को, डिवास्टेटिंग पावर जो है उसको शो कर दिया है कि अब के बहुत सारी चीजें व्यक्ति ने अपने कंट्रोल में कर ली हैं नेचर से रिलेटेड, लेकिन वो पूरी तरीके से नेचर को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता है ना। Human history is full of example where flourishing civilizations were wiped out by natural calamities. For example, civilization of Mohenjo-daro and Harappa are said to have been lost as a result of an earthquake. चाहे बेशक इंसान स्पेस पे चला गया है, लेकिन जो कह सकते हैं कि जो पूरी नेचर पे उसका कंट्रोल अभी भी पूरी तरीके से नहीं है और ना ही हो सकता है, और इसका प्रूफ भी नेचर ने दिया है कई बार। कहते हैं कि जो ह्यूमन हिस्ट्री में जो मोहनजोदारो या हड़प्पा की जो सोसाइटी, सिविलाइज सोसाइटी थी, वो कैसे खत्म हो गई, अर्थक्वेक से, है ना। बहुत सारी ऐसी फ्लावरिशिंग सिविलाइजेशंस थी जो कि नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से खत्म हो गई, है ना। जैसे कि अभी ये कोरोना वायरस चल रहा है ना। क्या हम अभी इस पर कंट्रोल कर पाए? अभी कोई कंट्रोल नहीं है। कितने लोग मर चुके हैं, है ना इससे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पे मनुष्य का कंट्रोल ही नहीं है ना। To the large extent, the geographic conditions include the kind of clothes the people wear, food they eat, the language they speak, etc. और geographical condition के according ही लोग क्या करते हैं, उनके फूड, है ना, उनकी फूड हैबिट्स, क्लोथिंग्स, है ना, और लैंग्वेजेस ये जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कि जो लोग कह सकते हैं कि प्लेन्स में रहते हैं, उनके क्लोथिंग्स और फूड हैबिट्स अलग होते हैं, है ना। उनकी लैंग्वेज तो सब जगह डिफरेंट है इंडिया में, है ना। और जो लोग कह सकते हैं कि माउंटेन एरिया में रहते हैं, उनके क्लोथिंग्स और फूड हैबिट्स अलग होते हैं, है ना। तो वो जो ये हमारी फूड हैबिट्स हैं या फिर कह सकते हैं क्लोथ्स हैं, ये भी जियोग्राफिकल कंडीशंस के साथ वेरी करते हैं, डिफरेंट होती हैं, है ना। However, earthquake, floods, storm and other natural events are known to change the social structure suddenly. ये जो earthquake, flood, storm हैं, जितनी भी नेचुरल क्लैमिटीज हैं, इनको सोशल चेंज का एकदम, इससे कह सकते हैं सोशल स्ट्रक्चर में एकदम सडन चेंज आता है। ये एक ऐसे चेंज है जो सडनली चेंज लाते हैं, एकदम से चेंज आता है, रातों रात चीज बदल जाती हैं। जैसे कि गुजरात में एक सिटी था भुज, है ना, वहाँ क्या आया था, अर्थक्वेक आया था और एकदम से सब कुछ खत्म हो गया था रातों रात ही, है ना। पूरा सिटी डिस्ट्रॉय हो गया था अर्थक्वेक में। तो ये जो है, जो नेचर चेंज लाती है, वो एकदम सडन चेंज होते हैं, है ना। एकदम से जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर होता है, वो उसमें बहुत बड़े चेंजेस एकदम से आते हैं। लोग इकोनॉमिकली बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं, है ना। उनकी सभी चीजें खत्म हो जाती हैं, जो ट्रेड होता है, ये ऐसी चीजें। जैसे फ्लड, अभी बहुत सारी जगह पे फ्लड आई हुई है, देखते होंगे आप, न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, टीवी में देखते होंगे, है ना, कितने लोग परेशान हो रहे हैं। या जैसे कि चीन में फ्लड आई थी, है ना। और ये जो कोरोना वायरस जो चल रहा है, इससे कितने सारे चेंजेस हमारी सोसाइटी में आ चुके हैं, है ना। देखिए स्कूल्स कितने दिन से बंद हैं, है ना, और लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो चुकी है। तो इस चीज से आप देख सकते हैं कि जो कि नेचुरल क्लैमिटीज होते हैं, ये एकदम सडन चेंज लाते हैं सोसाइटी के अंदर। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज। ओके, तो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, है ना, यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉल मी, टेक्स्ट मी। और बच्चों रिवीजन करते रहिए। अगर रिवाइज नहीं करोगे जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो आपको प्रॉब्लम होगी, है ना। रिवाइज करने के बाद जो भी क्वेरीज आपकी निकलती हैं, वो आप डिस्कस कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो द लेक्चर इज ओवर नाउ। जय हिंद, बाय बाय।